वेलकम टू द कंटेंट जंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी लद्दाख विजिट के दौरान कहा कि एक्सपेंशनिज्म का दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी? आखिर इसके मायने क्या हैं और क्यों बहुत सारे देश हमेशा चाइना पे आरोप लगाते हैं कि चाइना किसी भी तरीके से उनकी जमीन कब्जाने में लगा रहता है? तो आइए हम सब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं विस्तार से। चाइना, जिसका पूरा नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसकी सत्ता सिर्फ एकमात्र चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में है, जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी है, और वो पूरे देश पे राज करती है आर्मी के थ्रू, जिसे पीएलए कहा जाता है, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 1949 में चाइना की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। अब आप खुद ही देख लीजिए, जिस वक्त चाइना आजाद हुआ था उस वक्त उसकी भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन कुछ ऐसी थी, और उस वक्त उसकी सरहद भारत से तो लगती ही नहीं थी। लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता गया, चाइना दूसरे देशों की जमीन और कहीं कहीं तो पूरे के पूरे देश पर ही कब्जा करता गया और जबरदस्ती अपनी हदें फैलाता गया। इसे ही चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कहा जाता है, और इसको सरल शब्दों में कुछ ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि चाइना का कहना है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, लेकिन जो तुम्हारा है उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा, और फिर मैं कुछ भी दावा करके तुम्हारी जमीन भी हड़प लूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लैंड माफिया किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से कब्जा करता है। पहले तो वो जमीन को पहचान लेता है जिस पे कब्जा करना है, फिर उसके आसपास घेराबंदी यानी कि एनक्रोचमेंट शुरू कर देता है, फिर उस पे अपना दावा ठोकना शुरू कर देता है और कहता है कि हम तो हमेशा से ही इसके मालिक थे, और फिर जबरदस्ती कब्जा करने के बाद उस जगह की पुरानी सारी निशानियां और संरचना ही बदल देता है। चाइना ने भी ठीक यही तरीका अपनाया है, और इसीलिए चाइना को कई लोग, कई संगठन और कई देश भी वर्ल्ड लैंड माफिया कहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद ये हैरानी हो कि चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जब से चाइना आजाद हुआ है तब से ये पार्टी उसकी सत्ता में काबिज है। सिर्फ यही नहीं, इसकी जमीन पे कब्जा करने की आदत तो इससे भी पुरानी है। जी हाँ, 1947 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनर मंगोलिया, या जिसे सदर्न मंगोलिया भी कहते हैं, पे कब्जा कर लिया, जिसे वैसे तो ओरिजिनली मंगोलिया का हिस्सा होना चाहिए था। फ्रेंड्स, इनर मंगोलिया का लैंड एरिया काफी बड़ा है, जो कि 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, और ये कई छोटे मोटे देशों के भी बराबर है। इसके बाद 1949 में आजादी की घोषणा करते ही चाइना ने ईस्टर्न तुर्किस्तान पे कब्जा कर लिया, जिसे वो आज जिंगजियांग प्रोविंस कह के बुलाता है, और इसी जगह पे उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। इस जगह का लैंड एरिया तो और भी बड़ा है और लगभग 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। चाइना ने इसके बाद 10 अप्रैल 1950 को हाइनैन आइलैंड्स पे हमला करके कब्जा कर लिया। इसका लैंड एरिया भी खासा बड़ा है, जो कि लगभग 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। हाइनैन आइलैंड्स पहले ताइवान एडमिनिस्ट्रेड रीजन में आता था। ठीक इसके बाद 1950 में ही चाइना ने तिब्बत पे हमला करके कब्जा कर लिया। चाइना ने तिब्बत पे हमले की शुरुआत 16 अक्टूबर 1950 को कर दी थी। तिब्बत का भी लैंड एरिया बहुत बड़ा है और लगभग 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके बाद 1954 में ताइवान पे कब्जा करने की मंशा से चाइना ने फिर उस पे हमला किया, लेकिन इस बार अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से चाइना को यह हमला बीच में ही रोकना पड़ा। पर फिर भी 1 मई 1955 तक चाइना ने यीजिंगशान और डैचन आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया था। इनका लैंड एरिया लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। इसके बाद चाइना ने 1962 में भारत पे तिब्बत को लेकर हमला कर दिया और भारत के इलाके, जिसे आज वो अक्साई चिन के नाम से बुलाता है, उस पर कब्जा कर लिया। अक्साई चिन का लैंड एरिया लगभग 5180 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा अब चाइना ने जिंगजियांग प्रोविंस और तिब्बत प्रोविंसेस में मिला दिया है। अक्साई चिन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए चीन ने इस पे 1962 में कब्जा किया था। खैर, इसके तुरंत बाद ही 1963 में चाइना ने पाकिस्तान पे भी दबाव बनाकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक हिस्से शक्सगम वैली, जिसे नॉर्थ ऑफ काराकोरम या काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं, को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया।
इसका लैंड एरिया लगभग 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी और स्ट्रेटेजिक है। ये चाइना को पाकिस्तान से कैराकोरम एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। अब तो चाइना को जमीन कब्जाने की लत ही लग चुकी थी और इस बार उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख के सब हैरान ही रह गए। 1969 में जब यूएसएसआर, जो कि अब रशिया बन चुका है, कुछ दूसरी जगहों पे उलझा हुआ था, तब चाइना ने, जिसकी मदद पहले भी यूएसएसआर ने कई बार की थी, उसके बावजूद एकदम से यूएसएसआर के सैनिकों पे हमला कर दिया। और चाइना का इरादा डेमांस्की आइलैंड और यूएसएसआर द्वारा नियंत्रित कुछ और आइलैंड्स पे कब्जा करने की थी जो दोनों देशों के बीच में आते थे। चाइना ने अकस्मात ही हमला किया था, इसलिए यूएसएसआर तो तैयार नहीं था, लेकिन चाइना ने पूरी तैयारी कर रखी थी। कुछ समय तक तो चाइना ने इन रशियन आइलैंड्स पे कब्जा भी कर लिया था, लेकिन फिर यूएसएसआर की आर्मी ने दोबारा हमला करके चाइना को वापस खदेड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में यूएसएसआर का विभाजन हो गया और रशिया बहुत बड़े आर्थिक संकट से भी गुजरा। और फिर 2003 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट में, जो कि रशिया और चाइना के बीच हुआ, उसमें रशिया ने डेमांस्की आइलैंड, जिसे अब चाइना ज़ेनबाओ आइलैंड कहता है, ताराबरोव आइलैंड, जिसको अब चाइना यिंगलोंग आइलैंड कहता है, और बोल्शॉय यूरिस्की आइलैंड का लगभग आधा हिस्सा, जिसे चाइना अब हेक्साई आइलैंड कह के बुलाता है, रशिया ने चाइना को सौंप दिया। इन सब का लैंड एरिया लगभग 175 स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसा भी कहा जाता है कई लोगों के द्वारा कि शायद इस समझौते के लिए चाइना ने रशिया को गुपचुप तरीके से काफी पैसे भी दिए और रशिया को उस समय उसकी जरूरत भी थी। 2007 में रशिया और चाइना ने अपने 2003 के बॉर्डर एग्रीमेंट को ट्रीटी में बदलकर स्वीकार कर लिया। फिर 1974 में चाइना ने साउथ वियतनाम पे हमला करके, जी हाँ दोस्तों, उस समय आज का वियतनाम दो हिस्सों में बटा हुआ था, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। खैर, उस वक्त चाइना ने साउथ वियतनाम पे हमला करके पैरासेल आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया, जिसे अब वो ज़ीशा आइलैंड्स के नाम से बुलाता है, और इसका लैंड एरिया लगभग 8 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कि एक शहर के बराबर कह सकते हैं। इसके बाद चाइना के हाथ तो जैकपॉट लगा, यानी कि 1997 में यूनाइटेड किंगडम से चाइना को वापस हांगकांग मिला, जो कि काफी बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल हब, यानी कि विश्व का एक बड़ा आर्थिक केंद्र था, जो उसे बिना किसी मेहनत के ही मिल गया। लेकिन तब चाइना ने यूनाइटेड किंगडम से साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन में 1997 में एग्रीमेंट किया था कि चाइना हांगकांग को स्पेशल स्टेटस देगा और 1 कंट्री 2 सिस्टम्स को कम से कम 2047 तक फॉलो करेगा। ये एग्रीमेंट ब्रिटिश और चाइनीज गवर्नमेंट्स के बीच हुआ था, लेकिन चाइना ने अब इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है और इस एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए उसने हांगकांग के नागरिकों पे बहुत ही सख्त कानून लगा दिए हैं। हांगकांग का लैंड एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है और लगभग 1106 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसी तरह 1999 में चाइना को मकाओ मिला, जो कि उसे पोर्चुगल से मिला। मकाओ भी काफी अच्छा डेवलप्ड रीजन था, जो चाइना को मिल गया बिना किसी मेहनत के ही। मकाओ का लैंड एरिया लगभग 115 स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर 2012 में चाइना ने स्कारबोरो शोल, जिसे चाइना अब ह्यूंग डाओ कहता है, पे भी हमला करके फिलीपींस से छीन लिया। ये पहले फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में आता था। ये वैसे तो कुछ रेत और पत्थरों से भरा हुआ समुद्र के बीचों बीच एक इलाका था, जिस पे चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इसके बाद फिलीपींस 2013 में यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया इस मुद्दे पे, और 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ने चाइना का दावा खारिज कर दिया और फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया और इसे फिलीपींस के ही अधिकार क्षेत्र में बताया। लेकिन फिर भी चाइना ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को ना सिर्फ मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इस इलाके में अपने और वॉरशिप्स यानी जंगी जहाज तैनात कर दिए। फिलीपींस का अभी आरोप है कि चाइना गलत तरीके से स्कारबोरो शोल में चुपके से रेत भर करके इसे पूरे आइलैंड में तब्दील कर रहा है, यानी कि एक मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड। इसकी लैंड एरिया लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना की जमीन की ये भूख सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने पूरे के पूरे साउथ चाइना सी में भी कब्जा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल तेल के भंडार का अनुमान है, 119 ट्रिलियन क्यूबिक गैस के भंडार का अनुमान है, लगभग 10% वर्ल्ड के मछली यानी मत्स्य भंडार है, और 30% पूरी दुनिया का समुद्री कारोबार इसी इलाके से होके गुजरता है।
इसीलिए चाइना ने 90% साउथ चाइना सी पे कब्जा जमाने की कोशिशें तेज कर दी हैं और इसके लिए उसने वहां पे मैन मेड यानी मानव निर्मित आर्टिफिशियल द्वीप मैन मेड आइलैंड्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि क्वार्टेरॉन रीफ, सुबी रीफ, मिस्चिफ रीफ, जॉनसन रीफ, ह्यूग्स रीफ, गेवन रीफ, फायरी क्रॉस रीफ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि रीफ एक समुद्री चट्टान को कहते हैं, ना कि किसी द्वीप को या आइलैंड को। इसमें सबसे मुख्य है फायरी क्रॉस रीफ, जिसे वैसे तो चाइना ने 1988 में वियतनाम से कब्जाया था, लेकिन ओरिजिनली ये सिर्फ एक समुद्री चट्टान थी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ चाइना ने इसमें रेत, मिट्टी, पत्थर भर के इसे एक मानव निर्मित द्वीप यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड्स में तब्दील कर दिया। चाइना अब फायरी क्रॉस रीफ को योंगशी रीफ कह के बुलाता है और इसका एरिया लगभग 2.56 स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना ने अब इस पे एक एयर स्ट्रिप भी बना दिया है और दूसरे तरीके के जंगी उपकरण भी तैनात कर दिए हैं अपने सैनिकों के साथ साउथ चाइना सी में। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि चाइना किस तरह से अब तक आसपास की कंट्रीज की लैंड ग्रैबिंग या जमीन पे कब्जा करता जा रहा है, फिर चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के देश हो या साउथ चाइना सी हो या फिर उसके आर्टिफिशियल आइलैंड्स हो या ईस्ट चाइना सी, हर तरफ बस चाइना लोगों की और देशों की जमीन हड़पता जा रहा है। और हद तो ये है कि चाइना का मन ये कब्जे करके भी भरा नहीं है, बल्कि उसकी ये भूख और बढ़ती जा रही है और इसीलिए वो अब जापान के सेनाकू आइलैंड्स, ताइवान पे, इंडिया के कुछ एरियाज पे, भूटान की लैंड एरिया पे, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों के सी और लैंड एरिया पे अपनी नजरें गड़ाए गिद्ध की तरह बैठा हुआ है। बड़ी ही अजीब बात है कि जब चाइना मकाऊ और हांगकांग की बात करता था, तब वो दूसरे देशों पे दबाव बनाता था कि ये उसके एक अभिन्न अंग थे और उसे लौटा दिए जाने चाहिए। जबकि वहीं पे जब तिब्बत, जिंगजियांग और ईस्टर्न मंगोलिया, अक्साई चीन की बात आती है, तो उन जगहों को चाइना उनके मूल देशों को लौटाने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन की बात मानने से भी इनकार कर देता है, जैसा आपने देखा फिलीपींस के संदर्भ में। चाइना अपनी ही की गई संधियों को नहीं मानता, जैसे जापान के साथ की गई सेनकाकू आइलैंड्स की संधि या फिर यूके के साथ की गई हांगकांग लेते वक्त की संधि, जिसमें वन नेशन टू सिस्टम्स को उसे 2047 तक कम से कम लागू रखना था। जमीन कब्जाने के बाद चाइना जगहों की पूरी संरचना और ढांचा ही बदल देता है, जैसे उसने तिब्बत और जिंगजियांग में किया है और अभी भी कर रहा है। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड ने चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी कि लगातार किसी न किसी तरीके से अपने भूमि क्षेत्र का विस्तार करते रहने की नीति पे रोक लगाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत भी कर दी है। और इसी वजह से यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस पे एक दूसरे के साथ काम करना और इस विषय पे आपस में एक दूसरे की मदद करने का भी फैसला लिया है। और शायद इसीलिए इंडियन पीएम मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद का दौर अब खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स। अब हम फिर मिलेंगे मेरे दूसरे वीडियो के साथ कुछ समय बाद। तब तक के लिए टेक केयर।